अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात जो कि तू हैं पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म की सतह और हमारे जो मुख्तलिफ सफारतकार दुनिया भर में मौजूद हैं और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वफाकी वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनकी मुस्तकिल मुख्तलिफ सफारतकारों से राब्ते भी हो रहे हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हो रही है जिसमें पहलगाम अटैक के हवाले से बताया जा रहा है कि किस तरह से भारत ने बग़ैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की और फिर उसके बाद एक तरफ़ा इक़दाम लेने के बाद उनके पूरे मीडिया ने और वह ख़ुद भी एक जंगी जुनून में गिरफ़्तार हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से इस पूरी सूरत हाल को बड़ी संजीदगी से देखा भी जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करें और बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल निकालें। पाकिस्तान तो हर तरह से अमन का ख्वाहा भी है और वो बिल्कुल पहल नहीं करना चाहता किसी किस्म की किसी जंगी जुनून में पाकिस्तान कम अज़ कम मुलव्वस नहीं है। उसने बड़ी जिसे कहते हैं मुनासिब एक पेशकश भी सामने रखी है और आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसे दोबारा दोहराया भी है कि उन्होंने आलमी बरादरी से ये कहा है कि एक तहकीकाती कमीशन जो गैर जानिबदार है वो बना लिया जाए। भारत अगर हमारे साथ किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं शेयर करना चाहता ना करे, लेकिन एक तहकीकाती कमीशन के सामने ज़रूर करे ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अलबत्ता अगर आप सब लोगों ने ये गौर किया होगा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी वो भी पहलगाम अटैक के चंद मिनटों के बाद ही जो FIR भी दर्ज होती है और फौरी तौर पर उनका पूरा मीडिया जो कि एक तैयार बैठा हुआ था जिसे शायद सब कुछ फीड कर दिया गया था कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना है, उसके बाद से भारत के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट कम अज़ कम हमारी नज़र से नहीं गुजरी। अलबत्ता उनका मीडिया शायद उनके मेहाफ पर मुस्तकिल बोल रहा है। अलबत्ता कांग्रेस ने भी आपने देखा होगा आवाज़ें उठाई हैं कि ये किस किस्म की भारतीय सरकार है। अगर एक मरतबा कहती है कि भारत पे पाकिस्तान ने हमला किया है तो फिर उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। 10 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी किस्म से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। तो क्या जो भारत में इस वक्त उनके वज़ीर आज़म मोदी हैं वो ख़ुद अपने ही पूरे इस प्लॉट के अंदर ट्रैप हो गए हैं और अब रूस ने भी जो भारत से कहा है क्या वो उस पर अमल दरामद करेगा। बेशतर सफारतकार बड़ी तेज़ी इस वक्त दिखा रहे हैं ताकि इस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सके। किस हद तक भारत पर मुअस्सर साबित होंगे ये सफारतकारी और सफारतकार, इस पर बात करते हैं। हमारे माहिरीन हमारे साथ आज इन फोकस हैं। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, शी इज़ एक्सपर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ इन साउथ एशिया अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप क्या कहती हैं डॉक्टर सलमा, तमाम तर इल्ज़ामात जो कुछ उन्होंने एक तरफ़ा इक़दाम करने थे वो भी किए लेकिन उसके बाद बड़ी खामोशी है। क्या मोदी सरकार और मोदी अपने ही ट्रैप में एक तरह से घिर चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उन्हें बाहर निकलना है इस सब से? बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा प्रोग्राम में लेने का मुझे। बिल्कुल बिलाशुबा जिस तरह आपने बात की कि वो जो कमिटमेंट ट्रैप है उसमें वो एक तो बहुत बुरी तरह घिर चुके हैं और हमने जिस तरह देखा कि 22 अप्रैल का जो ये हादसा हुआ, जिस तरह उसको स्टेज मैनेज किया गया, तो इन्होंने अपनी जो वॉर हिस्टीरिया थी और जो सेल थी उस चीज़ को लेके वो बहुत इन्होंने बढ़ा चढ़ा के सारी दुनिया में लेके आए। मकसद उनका क्या था? क्या वो सिर्फ नायब वज़ीर जो उनके प्रेसिडेंट हैं JD वैंस उनको ये बताना चाहते थे छठी सिंहपुरा के एक सेकंड चैप्टर के तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को टारगेट करना चाहते थे, पर उन्होंने अपने तकरीबन सारे ही कार्ड्स एक ही दफ़ा टेबल पे रख दिए और बहुत ज़्यादा वॉर हिस्टीरिया स्टर कर दिया और फिर उसके बाद उनको यह एहसास हुआ कि अब तो मेरे पास कुछ भी देने का नहीं है। नाउ ही इज़ इन अ कमिटमेंट ट्रैप, ही डजंट नो हाउ टू स्टेप बैक। उनका शायद ये था कि जो दुनिया है वो उनकी इस आहो बका पे बुरी तरह से उनके लिए टिश्यू पकड़ के भागती चली आएगी और पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, पर दुनिया भी इस चीज़ को लेके काफ़ी हद तक
वाकिफ है कि इंडिया की जो इंटेल स्ट्रैटेजीज हैं, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है जो उन्होंने कनाडा में, अमेरिका में हर जगह फैलाई हुई है अपने ही नेशनल्स के खिलाफ, तो दिस इज़ अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उनको ये इसमें खास शवाहिद दिखाई दिए, प्लस इट वाज सो मच इन द ग्रे दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी माइनस एनी एविडेंस दैट इंडिया कुड पुट अप काइंड ऑफ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम देयर। तो जो इनका इनिशियल मकसद था कि हम बहुत ज़्यादा दुनिया से जो है हमदर्दी बटोर सकेंगे, वो ये बटोर नहीं सके। दूसरा इनका जो था कि कोई एकदम पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, वो भी हासिल नहीं कर सके। तो इस वजह से ये हजरत खामोश हैं। दूसरा इनकी खामोशी का ये भी हो सकता है कि अल्लाह खैर करे, ये कोई इससे बड़ी शातिर स्ट्रैटेजी तो नहीं प्लान करके बैठे हुए, क्योंकि मोदी साहब को पता कोई नहीं है कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। बट अभी के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा शोर मचाने के बाद अब उनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं रही। ना बैक ट्रैक कर सकते हैं, ना इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, तो ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो कुछ इस कैफियत में वो घिरे हुए हैं। वो घिरे हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ जी किस्म की सिफारतकारी इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और जो उनको कहा भी जा रहा है, और रूस के वजारत ख़ारजा की जानिब से भी कहा गया कि लाहौर और सिमला एग्रीमेंट के तहत जो है वो अपने बातचीत से मसाइल हल करें। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने अभी तक तहकीकाती कमीशन की पेशकश को एक्सरसाइज नहीं किया, वो क्या ये बात मानने को तैयार होंगे कि मुज़ाकरात के ज़रिए सारे मसाइल का हल निकालें? बहुत शुक्रिया। देखिए, थोड़ा सा समझना होगा कि भारत इस सारे प्रोसेस में जब ये वाकया हुआ और 28 घंटे के बाद इतने बड़े बड़े जो फैसले कर लिए, इंडस वाटर ट्रीटी से भी निकल जाएंगे, बॉर्डर्स भी बंद कर देंगे, वीजे भी खत्म कर देंगे, ऑल दैट, चाहता क्या था? डोमेस्टिकली तो वो अपने ऑडियंस तक आउटरीच कर गए। अब उनको चाहिए थी इंटरनेशनल सपोर्ट, और इंटरनेशनल सपोर्ट वो चाहते थे ब्लैंकेट सपोर्ट, कि हमें तमाम जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो एटलीस्ट ये कहें कि इंडिया को तब हर किस्म का हक है, और फिर हम पाकिस्तान पे किसी किस्म की कोई चढ़ाई जो करें, कोई स्ट्राइक करें, कोई लिमिटेड वॉर की तरफ जाएं। तो उनको एक तो वो शौक में है। आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी, वो एक आर्कटिक के इजलास के हवाले से बात कर रहे थे इंडिया के अंदर, के हमें वेस्ट जो है वो प्रीच ना करे, हमारा पार्टनर बने। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ किया क्या है। तो ये जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं कि हम एक कमेटी बनाते हैं, तहकीकात की जाए, इंडिया समझता कि ये उनकी इंसल्ट है। इट मीन्स कि उनके नैरेटिव को माना ही नहीं जाता। इट मीन्स कि वो जो बात दुनिया के सामने रखते हैं, दुनिया उसको वैल्यू ही नहीं देती कि हमें पाकिस्तान से खतरा है या पाकिस्तान इसके पीछे है। तो ये बेसिकली वो एक, जिसे कहते हैं ना, टू बी इन अ पोजीशन ऑफ अ शॉक, वो इस वक्त शॉक में है। एंड देन फिर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो तमाम ममालिक, ये जितने भी वेस्टर्न मुल्क हैं, इन्होंने तमाम ने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कायम किया हुआ है अमेरिका के साथ। तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अफवाज के आपस में एग्रीमेंट है, इंडिया अपने नेवल स्पॉट सारे इंडिया अमेरिका को देगा। तो वो समझ रहे हैं कि हमें तो एक ब्लैंकेट सपोर्ट मिलनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि तहकीकात में शामिल हो जाएं, ये हमें कह रहे हैं कि आप लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ खोलें, ये हमें एडवाइस कर रहे हैं कि डी एस्केलेट करें। इंडिया चाहता था कि हमें ब्लैंकेट सपोर्ट मिले ताकि हम अपनी मर्जी से जो हमारा दिल आए वो हम करें, और यही चीज थी नहीं, लेकिन जो डॉक्टर उनको साहब, नहीं मिली। और ब्लैंकेट सपोर्ट तो उस मुल्क को देनी चाहिए ना जिसने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ना किया हो। कनाडा में जो कुछ किया वो तो सबके सामने है, तो आई एम श्योर कि अमेरिका भी ये रियलाइज करता है। जी देखिए, बिल्कुल ये आपने सही कहा। और ये जो पूरी की पूरी देखें, इसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर जब जस्टिन ट्रूडो कहें कि इंडिया की गवर्नमेंट के एजेंट इन्वॉल्व हैं कैनेडियंस को कत्ल करने में, और देन वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन P5 इंटेलिजेंस के साथ भी शेयर करें, इंटेलिजेंस शेयर करें, फिर अमेरिका ने भी उनके लोग पकड़े, फिर आप देखें कतर के अंदर उनके नेवी के 9 लोगों को सजाए मौत हुई, और वो नेवी के लोग थे जो वहां पे जासूसी कर रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी वहां पे गए, जाके माफी मांगी, और अमीर ऑफ कतर ने उनको माफ किया। सो वो इंडिया का ओवरऑल जो इमेज था, एक तो वो टार्निश हो चुका हुआ था, वो मेरा ख्याल है एक तो उसने बड़ा उनको डैमेज किया। दूसरा, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा बैठे थे। तीसरा, वो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है
कि वेस्ट पर्टिकुलरली अमेरिका ये समझता था कि इंडिया हमारा इस खित्ते में पार्टनर है, हम इसको तैयार कर रहे हैं फॉर चाइना। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतर हो गए हैं। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने हाल ही में कहा कि हम जो है वो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें की। तो वो ये भी समझ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, रशिया से आपने इतना अरबों डॉलर का तेल खरीदा, जब हम आपको रोकते रहे कि ये आप ना करें, तो इंडिया ने कहा ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे पार्टनर नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया को उन्होंने बड़े वेवर्स दिए हैं, कार्ड्स एक्ट में वेवर दिए, बहुत कुछ किया। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया एक ब्लैंक चेक चाहता था, लेकिन वो भूल गया कि वो अमेरिका, कनाडा और वेस्ट के अंदर उनका, मिडिल ईस्ट के अंदर उनका इंप्रेशन कैसा है। और दूसरा, उनको ये भी पता था कि इंडिया की अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको एक ब्लैंक चेक दे दें और वो जो मर्जी खित्ते में करते पड़े। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा ओवर रीड कर गए, अपनी कैपेबिलिटी को उनको इतनी थी नहीं जितनी वो जिसका एहसास कर रहे थे। यही वजह है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बड़ी टफ टेलीफोन कॉल की अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी को और पाकिस्तान के बारे में बात की, लेकिन अमेरिका से कोई जवाब नहीं आया, यूरोप से कोई जवाब नहीं आया। तमाम मुल्कों ने यही कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो भी काम की है, पाकिस्तान ने जो रिस्ट्रेंट शो किया है वो भी काम किया है, और दुनिया ने पाकिस्तान के इस पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट किया डिस्पाइट द फैक्ट कि जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होता है इंडिया उसको कभी कंडेम भी नहीं करता। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और उनके तो ऑफिशियल्स टेलीविजन्स के ऊपर बैठ करके, नेशनल टीवीज पर वहां पर बैठ करके बलोचिस्तान के हवाले से कहते हैं कि वहां पे वो मजा चखाएंगे। सो दिस इज ऑल आल्सो इन द एयर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाना चाहूंगी कि जो आपने खलीजी ममालिक का भी जिक्र किया, रूस का जिक्र किया, ब्लैंकेट चेक का जिक्र किया। डॉक्टर सलमा, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, ईरानी वजीर खारजा भी कल पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसके बाद वो फिर जाएंगे, भारत का भी दौरा करेंगे। खत्ते के अंदर कौन सा आप समझते हैं कि ईरान ऐसा मुल्क है जो भारत के ऊपर मौसर साबित हो सकता है, सिफारतकारी के हवाले से उन्हें राजी कर सकता है कि दिस इज नॉट प्रॉबेबली दिस इज नॉट द राइट टाइम, या फिर रीजन के लिए ये अच्छा नहीं है, इसको डी एस्केलेशन आपको करनी होगी, या फिर तहकीकाती कमीशन में आ जाएं या डायलॉग पर आ जाएं? जी देखिए, एक बड़े फैसिनेटिंग ट्रेंड है नादिया, आप इस बात को नोट करें कि जब भी पाकिस्तान और भारत की कोई जंग हुई है या फिर इनके दरमियान कोई क्राइसिस सिचुएशन हुई है, तो जहां भारत उस शिमला के जिसके अभी बड़े चर्चे वो ले रहा है, 2019 में उसने विलफुली उसी शिमला अकॉर्ड को ब्रेक किया था, जिसका बेसिक प्रेमिस ये है, पहला शिक कहती है कि जी हम यूएन के सैंक्टिटी को बरकरार रखते हुए कोई भी फैसला करेंगे और कोई फैसला उससे सुपीरियर नहीं होगा। और दूसरी शिक कहती है बायलैटरलिज्म इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डायलॉग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो बायलैटरलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हमने उसको सिर्फ बायलैटरल रखना था। ये तो इंडिया ने एक तरीका इख्तियार किया था ना कि 1972 से लेके 2019 तक, जब तक उसने यूनिलैटरलिज्म नहीं दिखाई, उसने बायलैटरलिज्म का चर्चा करते रहे। पर जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम माजी की तरफ लेके जाते हैं 48 से लेके अभी तक, वही चर्चा बायलैटरलिज्म का जो हिंदुस्तान ने या भारत ने हमेशा दिखाया है, कोई ऐसा पाकिस्तान भारत के दरमियान मसला नहीं हुआ जिसमें अमेरिका को या किसी थर्ड पार्टी को हिंदुस्तान ने खामोशी से इन्वॉल्व ना किया हो, या पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला इन्वॉल्व करता है और कहता है कि जी आप आए और तस्फिया कराएं, क्योंकि कश्मीर के लिए इन ममालिक ने पाकिस्तान को, इनकी एक मॉरल ड्यूटी है। तो वहां पाकिस्तान ने कभी भी इस बात पे जो है छुप के कोई ऐसी चीज नहीं की, पाकिस्तान बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ करता है। बट इंडिया जो है, कारगिल के वक्त देख लें, उसके बाद पुलवामा वगैरह देख लें, खामोशी से इन्होंने कोशिश ये की कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, और अमेरिका के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें स्टेज मैनेज की। पुलवामा अमेरिका के लिए स्टेज मैनेज किया। सो भारत के लिए हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के थ्रू ही होती है, चाहे वो बायलैटरलिज्म का नारा लगाते थे और अब यूनिलैटरलिज्म की तरफ आ गए हैं, और इनको जरूरत पड़ती है ऐसा कोई मुल्क। इनका जो सबसे बड़ा साथी है वो अमेरिका है। अमेरिका में अभी जो हाई कमांड है मुख्तलिफ सिविल मिलिट्री में, हम वहाँ देखते हैं थॉट लीडरशिप में बहुत जगहों पे कि थर्ड जनरेशन
पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, या फिर वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जो पार्टनर्स या स्पाउसेस हैं वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक काफ़ी इनका गहरा इन्फ्लुएंस है। बट ये जो सारी कहानी देखते हुए हिंदुस्तान ने, और डॉक्टर चीमा ने भी ये बात की कि उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिका भागता चला आएगा, पर वो नहीं अमेरिका को हुआ। भी भारत की कमज़ोरियों का मुकम्मल एहसास है, और वो इस चीज़ को देखते रहे हैं और पीछे भी देखते रहे हैं। और अगर आप इसको पाकिस्तान से अलग भी कर दें कहानी को, तो वो ये देखते हैं कि काउंटरिंग चाइना स्ट्रैटेजी में भी भारत की जो परफॉर्मेंस है वो 100% नहीं है। राइट। गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, तो थोड़ी सी ही चीज पे भारत जो है वो बिलक उठता है। सो रीजनल पुलिसमैन का तो फिर ये रोल नहीं होगा। बट भारत ने हमेशा इस चीज की कोशिश की है कि किसी थर्ड पार्टी को इंटरवीन करे और किसी तरीके से एक एग्जिट राउट निकाले। ईरान के साथ दोनों ममालिक का कैपिटल है। ओके। ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत हमारी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर और पाकिस्तान चाहता है कि अमन से ये मसला जो है इसका हल हो जाए, तो चाहे बराह रास्त गुफ्तगू हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी एंटर करे, चाहे यूएन करे, पाकिस्तान ने तो हर रास्ता खोला हुआ है सही। फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। ओके, ऑल राइट। कमर चीमा साहब एंड डॉक्टर सलमा, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर कमर चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, और डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, एक्सपर्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज एंड साउथ एशियन अफेयर्स। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जो खलीजी ताउन काउंसिल है और इसके जो ममालिक हैं, इनमें से सारे सफारतकार की मुलाकात भी हो रही है आके यहाँ पर, उनके सफ़ीरों की, वो वहाँ इंडिया में भी राब्ते में हैं, लेकिन इनमें से कई ममालिक ऐसे जिनके इंटरेस्ट भारत के साथ बड़े ज़्यादा हैं, यू नो, इन्वेस्टमेंट वाइज भी, बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक गुमान ज़रूर होता है कि शायद कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनका झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम सॉवरन मुल्क हैं और अपने कारोबार करने चाहिए। आप देखें कि यूएई इंडिया की ट्रेड इज अबाउट $84 बिलियन, Yes. और ये सारी की सारी नॉन ऑयल ट्रेड है। फिर सऊदी अरब के साथ भी कोई $54 बिलियन के करीब ट्रेड है। फिर जीसीसी के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो जाहिर बात है उनके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर तो मौजूद है, तो और वो इस हवाले से वो काम करना चाहते हैं। और एक मेरा ख्याल है स्पेस है जिसको पाकिस्तान को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने कर ली। और आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपनी स्पेस बनाई है, ख़ास तौर पे यूएई में। और उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि यूएई अमेरिका के बहुत करीब है। एक आपने सुना होगा, एक देयर इज एन अलायंस नोन एज I2U2, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और अमेरिका है। थोड़ा नॉन फंक्शनल हो गया आफ्टर दिस गजा वॉर, लेकिन ये अलायंस मौजूद है और इसके तहत बहुत सारी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी उन्होंने की हुई हैं। बहरहाल पॉइंट ये है कि अरब वर्ल्ड इंडिया को देखती है एज एन इमर्जिंग प्लेयर। बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी आबादी। आप देखें कि सऊदी अरब बहुत सारी अपनी क्रिकेट जो है वो इंडियन से शुरू करवाना चाहते हैं। आईपीएल की जो ऑक्शन थी वो जद्दा में हुई थी, स्टेडियम, वो मैचेस वो सारे वहां करवाना चाहते हैं। बॉलीवुड को बार बार सऊदी अरब में एंगेज किया जाता है, तो वो इंडिया को एज ए मार्केट देखते हैं, एज एन इंडस्ट्री देखते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में अरब वर्ल्ड से लोग बॉलीवुड में पैसा लगाते हैं फिल्मों के अंदर। सो ये एक ऐसी चीजें हैं जो एक नेचुरल चीज है, और मेरा ख्याल है कि ये एक वो उधर चीज है। लेकिन जो अरब वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान को बड़े इज्जत की निगाह से देखती है और पाकिस्तान की बड़ी कदर करती है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको ये भी समझना है कि अरब वर्ल्ड के अंदर एक यंग लीडरशिप है, और यंग लीडरशिप से मुराद ये है कि ये नए यंग जो प्रिंस आए हैं, ये एक और सोच रखते हैं। इनके चैलेंजेस डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस जो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप थी, वो यूएई में हो, वो सऊदी अरब में हो। सो हमें उनको भी देखना है। अभी हाल ही में आप देखें, दुबई के क्राउन प्रिंस को नरेंद्र मोदी ने स्पेशल गेस्ट इंडिया के अंदर बुलाया हुआ था। आप दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, तो नरेंद्र मोदी उसको इनवाइट कर रहे हैं बिकॉज ही नोज के यूएई की क्या रेलिवेंस है। सो मैं समझता हूं कि हमें और हमारा, आपको पता है, फिर हमें जाके अपने सेंट्रल बैंक में पैसे रखने की जरूरत पड़ती है, हम उस अंदाज से जाते हैं। ओके। सो हमारी इसी वजह से देखें कि कश्मीर के लिए जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई। ओआईसी के इजलास फॉरेन मिनिस्टर लेवल के नहीं पे बुलाए गए थे जब 370-35 रिवोक हुआ था। सो हमें प्योरली एक फाइनेंशियल डोमेन में देखा जाना चाहिए मिडल ईस्ट में, और वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को बहुत देर देखा है उस अंदाज में कि हर तरह की पाकिस्तान की जो सपोर्ट हमने की, अभी भी वो करने को तैयार हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार हैं, वो सारा कुछ करने को तैयार है। लेकिन इस पूरे मसले पे मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, वेरी क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स,
दबाव हम पर ज्यादा वो देंगे और भारत पर कम? देखिए, हमें वो यही कहेंगे अगर जरूरत पड़ी। अभी तो मेरा ख्याल है कोई यूएई, सऊदी अरब, किसी भी कोई खास रेलेवेंस नहीं इस इशू के अंदर, क्योंकि इंडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ कंफर्ट लेवल उनका ज्यादा है और इंडिया के साथ यूएई का बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल है। सो इन केस एनी एस्केलेशन यूएई बहुत रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आई थिंक अभी उसके लिए बहुत वक्त है। कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही टिल टुडे। कल क्या हो पता नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं आप डॉक्टर सलमान। लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि ये आपके लिए कितनी अचंभे की बात है, बिकॉज कई लोग ये कहते हैं कि अब तक कम से कम एमबीएस से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाना चाहिए था और इवन प्रेसिडेंट शी से भी हो जाना चाहिए था। हाँ, सिफारतकारों की और सिफारती लेवल पर मुस्तकिल राब्ते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट होना क्या आप समझती हैं ज़रूरी है और होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है नादिया कि जैसे ही ये मसला अनफोल्ड हुआ, पाकिस्तान में एक बड़ा यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन क्रिएट हुआ जो कि अक्रॉस ऑल डिवाइड्स था। चाहे उसमें डिसीजन मेकर्स थे, उसमें थॉट लीडर्स थे, उसमें अवाम उन्नास थी, सारे के सारे ये लोग यूनानिमस थे ऑन अ क्यू, एज इफ एवरीवन न्यू व्हाट द आंसर वाज। और यहाँ किसी ने किसी को कोई सबक नहीं पढ़ाया, किसी ने किसी को कुछ इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया, बैठ के सिचुएशन रूम में मीडिया को नहीं कहा गया। सब ने यूनानिमसली एक ही बात कही कि ये इंडिया ने एक दफ़ा फिर से खेल रचाया है और हमें इसको रिस्पॉन्ड करना है। और पाकिस्तान एक बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और मॉरल पोजीशन के साथ इस चीज़ को टेकअप कर रहा है। अगर लेकिन खुदा ना ख्वास्ता ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो फिर हम ये भी देखेंगे कि लीडरशिप में जो हायर लेवल ऑफ लीडरशिप है तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्सेज भी आएंगे और स्टेटमेंट्स भी आएंगी, खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी, और उनकी तरफ से एक पॉजिटिव इंटरवेंशन भी आएगी। बट हम ये सुन चुके हैं कि चाइना की क़यादत अपने मुख्तलिफ लीडरान के जरिए पाकिस्तान को कौन सा पैगाम दे रही है। इंडिया में बैठ के चाइना इंडिया को क्या पैगाम दे रहा है। सो वो आप जानते हैं कि चीन का सिस्टम कैसा है। वो एक भी बात अपनी हाई कमांड की इजाजत के बगैर और उनसे पूछे बगैर, उनका इंडिया लिए बगैर नहीं करते। एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट दैट दे मेड, जो इंडियन टेलीविजन के ऊपर उन्होंने प्रोफेसर गाव ने की है। अगर प्रेसिडेंट साहब खुद ये बात नहीं कर रहे तो उनकी इजाजत से, चाहे चीन में हो, वो ये बात कह रहे हैं और इसमें चाइना की हाई कमांड की मुकम्मल कंसेंट हासिल है, तो वहाँ ये बात हो जाती है। एज फॉर एमबीएस एंड अदर्स, जैसे डॉक्टर चीमा ने कहा कि परहैप्स दे आर काइंड ऑफ असेसिंग कि आगे जाके क्या सिचुएशन होती है। आप इस बात को भी याद रखें कि 22 अप्रैल को मोदी कहाँ गया हुआ था, किस मुल्क में गया हुआ था। और दिस काइंड ऑफ रिमाइंडेड वन ऑफ द टाइम जब इंदिरा गांधी ने 1971 में जब जंग छेड़नी थी तो उसने की कैपिटल्स में जाके अपनी डिप्लोमेसी इंटैक्ट की थी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे ख्याल में जब हम इस मसले से निकलते हैं तो पाकिस्तान को थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक स्कोर बोर्ड पे जाके ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें मज़ीद फाइन ट्यून करने की उनको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डिप्लोमेसी मल्टी ट्रैक पे कैसे करनी है, कहाँ करनी है। हमारे एनवॉयज जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट हमें उससे मजीद आगे जाने की ज़रूरत है। हमें कौन से ममालिक में, देखें यूएई में हमारे लिए एक थोड़ा सा चेकर्ड सिचुएशन है, तो हमें अपना कैपिटल पॉजिटिव कैसे करना है, नेगेटिव नहीं रखना। तो ये इन चीज़ों की जो है गौर करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा, डॉक्टर कमर चीमा फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, इंडस वाटर्स ट्रीटी इन अबेयंस मुअत्तल की हुई है, इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं ये जानते हैं। वेलकम बैक। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक कमिश्नर इंडस वाटर्स पाकिस्तान की जानिब से जमात अली शाह साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जानते हैं जमात अली शाह साहब, क्योंकि इस हवाले से जाहिर है कि एक गुफ्तगू तो हो ही रही है जब से भारत ने ये यकतरफा फैसला किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि ये जो मुअत्तली इन्होंने की है इससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी मोहतरमा। इस जो हेल्ड इन अबेंस जो है ये एक टेम्परेरी सस्पेंशन है, तो इसका पानी पर इमीडिएट तो नुकसान अभी कोई या फ्लक्चुएशन या वेरिएशन तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रोसेसेस जो
हमारे ट्रीटी के जारी हैं इंडिया के साथ, वो जाहिर है कि वो बंद हो जाएंगे। उसमें जैसे कि साइट इंस्पेक्शन होती हैं जो प्रोजेक्ट्स इंडिया बनाता है, सही, और कुछ एनुअल मीटिंग होती हैं, वो नहीं होगी। इसके बाद फिर जो इंडिया नए प्रोजेक्ट्स बनाता है उसकी डेटा और इंफॉर्मेशन जो डिजाइन हैं वो पाकिस्तान से शेयर करता है, और फिर पाकिस्तान को हक दिया गया है कि उस पर उसके ऑब्जेक्शंस हैं तो वो ऑब्जेक्शंस दें। तो सस्पेंशन की सूरत में जाहिर है कि इंडिया हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा और हम फिर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह फिर जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस है एट द लेवल ऑफ द कमीशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो भी सस्पेंडेड रहेगा। अभी दो इश्यूज हमारे जो हैं, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास है, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसमें भी जाहिर है कि स्टॉल ऑन हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि 1 जुलाई से 10 अक्टूबर इंडिया हमें मानसून के सीजन में फ्लड इंफॉर्मेशन देता है। सही, वो इंफॉर्मेशन भी जो है, हालांकि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे होती हैं, वो इंफॉर्मेशन भी अगर नहीं है तो इस इशू से, इस सस्पेंशन से दिक्कत तो हमें शुरू हो जाएगी वक्ती तौर पर। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि पानी में जो रुकावट है उसका इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्पेंशन जो है, जाहिर है कि उस पर इंडिया अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे जो कि ट्रीटी वायलेटिव हो, और या कोई पानी की डाइवर्शन आउट ऑफ बेसन करना चाहे, तो उनके खदशात की वजह से हमारा जो लोअर राइपेरियन है हमें नुकसान हो सकता है। तो इस पर जाहिर है कि गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, जैसे कि मुझे इतला मिली थी, और उन्होंने इंडिया को उसका रिएक्शन दे दिया हो या आजकल वो दे दें। और दूसरा ये भी मालूम हुआ है कि जो यूएनओ में हमारे जो परमानेंट मंदूब हैं उनको भी की गई है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है उसके लिए दरख्वास्त दें, ताकि वहां पे भी इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से बताया जा सके कि व्हाट इट कैन कॉस्ट पाकिस्तान। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएगा जमात अली शाह साहब कि देखिए, भारत ने तो पहले भी खिलाफ वर्जी की है इस ट्रीटी की। जिस वक्त उन्होंने बगलियार डैम बनाया, नीलम झेलम बनाया, और तीसरा जो है वो उन्होंने किशन गंगा बनाया, और 2016 में रतले डैम बनाया। तो ये जो 3 इन्होंने बगलियार, किशन गंगा और रतले डैम बनाया, जिसमें एक तरह से खिलाफ वर्जी ही उन्होंने की, तो इसके हवाले से मुझे बताइए कि फिर ये किस तरह से सेटल किया, इसका क्या एक्शन लिया गया? देखिए जी, इसमें जो रिवर चनाब, झेलम और सिंध हैं, जो ये पानी हमारे हिस्से में आया है, इसको इंडिया को अलाउ किया गया है कि वो रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना सकते हैं। ओके, स्टोर नहीं कर सकते, बस उसमें लिमिटेड स्टोरेज वर्क भी बना सकते हैं। उसमें 16 तकरीबन 13 लाख रकबा शराब भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री यूजेज भी हैं, डोमेस्टिक यूजेज भी हैं। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट का आपने जिक्र फरमाया है, तो उसमें ये है कि ये इन कंट्रोवर्शन ऑफ सर्टन स्पेसिफिक डिजाइन फीचर था। तो उस डिजाइन फीचर को पाकिस्तान ने चैलेंज किया, उस पर हमारी नेगोशिएशन चलती रही, और मामला जो है आपस में हल जब ना हुए तो फिर ज़रा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट तक हम गए। लेकिन ये तो एक्सक्लूसिव एक डिफरेंट चीज है। जैसे कि 1 मार्च 1948 को इंडिया ने पानी बंद कर दिया था, तो हमारी डिस्प्यूट खड़ी होगी। ये उसी तरह का ये एंडेवर है, एक किस्म की जो अभी थ्रेट है कि टोटली टीटी को स्क्रैप कर देना। टीटी का चलते रहना तो मैकेनिज्म है कि हम रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन टीटी ही सस्पेंड हो जाए तो जाहिर है कि हमारी लाइफलाइन तो पानी है। तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि एक 3 दरिया देने के बाद हमने ये पानी लिया था और ये पानी जब बंद हो जाए तो हमारे पास तो फिर कोई ऐसा जो है वो मैकेनिज्म नहीं होगा कि हम अपनी जो है एग्रीकल्चर या फूड बास्केट जो है वो आवाम को जो है उसके लिए दे सके। जी सही। अच्छा, आज भारत के एक अखबार ने रिपोर्ट किया, वो भी उन्होंने ज़राए से रिपोर्ट किया कि इंडस वाटर ट्रीटीज़ की अबेंस के बाद भारत जो है वो चनाब का पानी बंद कर रहा है और फिर झेलम का करेगा। अब जाहिर है कि ये तो उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट किया, और जाहिर है उनका मीडिया भी आप जानते हैं कि किस अंदाज से इस वक्त फंक्शन कर रहा है, उनके ऊपर तो एक जंगी जुनून सवार है। क्या वाकईतन ये कर सकता है भारत?
मोहतरमा अभी जो है ना, आज तक जो सूरत हाल है, ना जेलम का पानी बंद कर सकता है, ना चनाब का पानी कर सकता है, क्योंकि इसमें उनके पास अभी जो है ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिजली बनाकर पानी नीचे आ जाता है। तो इस तरह तो कोई रुकावट जो है ना फिलहाल तो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन एक हो सकता है कि बगली हार पार इनके पास कुछ दिनों की कैपेसिटी है कि ट्रीटी को वायलेट करते हुए, यानी कि ऑपरेशनल क्राइटेरिया जो ट्रीटी में दर्ज है जिसको ये अडॉप्ट कर रहा था उसको वायलेट करे, तो ये कोई मामूली सी फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। लेकिन इस सीजन में जो मानसून या प्री मानसून अभी सीजन है या मानसून है, इसमें पानी के बंद होने का कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि ये मैं खुद देख रहा था कि अभी कुछ मीडिया ही में था कि सुतरज में भी पानी कुछ आ गया है, कुछ जेलम में भी पानी चल पड़ा था। तो जाहिर है कि कुछ बारिशें भी हुई हैं, कुछ स्नो मेल्ट कंपोनेंट जो है वो भी ऐड हुआ है। तो पानी अभी तो जो है मेरा ख्याल है जो लेटेस्ट सिचुएशन है कि पानी की कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जाहिर है कि सोशल मीडिया है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको एक प्रोजेक्ट करने के लिए देते रहते हैं। जमात अली शाह साहब ये भी बताइएगा कि एक तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब को ये कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास तलब करने की हिदायत की गई है ताकि पूरा सबको ब्रीफ किया जा सके कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने किस तरह के यूनिलैटरल डिसीजंस लिए हैं। ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी का है इसको हम कहाँ पर अब, क्योंकि उन्होंने अबेंस में डाला है विच दे कुडंट हैव, यूनिलैटरल आप डिसीजन नहीं ले सकते, इसको हम कहाँ उठाएंगे? इसी सलामती काउंसिल में या इसको कानूनी तौर पर कहीं और भी उठाया जा सकता है, नोइंग दैट वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो अ गारंटर फॉर दिस? बहुत शुक्रिया जी। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो एंडेवर है इन टोटलिटी जिसमें इंडस ट्रीटी भी आई जाएगी, लेकिन इंडियन सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज ने एक लेटर लिखा है हमारे वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी को जिसमें हेल्ड इन अबेंस की बात है। अब ये ट्रीटी के अगेंस्ट है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ए ब्रीच ऑफ द ट्रीटी। तो ब्रीच ऑफ द ट्रीटी या एनी इशू अराइजिंग आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी जो है उसके लिए मैकेनिज्म है कि कमीशन लेवल पर मीटिंग हो और उसके बाद जो है ये न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हो या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो। तो मेरा जाती ये ख्याल है कि कमीशन लेवल पर मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। पाकिस्तान को जो है इमीडिएटली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर द ट्रीटी के लिए वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ऑल अराउंड जो लॉबिंग है ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि दुनिया को बावर कराया जाए कि ये पानी बंद होने के नुकसानात क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया पर नहीं सिर्फ बल्कि एक जो पूरे रीजन में। और दूसरा ये है कि पानी बंद करने देने की जो एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज कि अगर चाइना इंडिया का पानी बंद कर दे बीइंग अपर राइपेरियन, तो इंडिया के साथ क्या होगा? तो इसलिए ये एग्जाम्पल क्रिएट ही नहीं होनी चाहिए और दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के एंडेवर जो है वो जाहिर है कि खदशात और आप समझ लें कि जंग को जन्म देते हैं। अच्छा, अब जरा हमारे नाजरीन के लिए ये भी बता दें, क्योंकि लोगों में बड़ी ये तशवीश है कि भारत धमकी दे रहा है कि वो सारा पानी पाकिस्तान का बंद कर देगा। ये अगर अमलन वो करना भी चाहे तो क्या कर सकता है एकदम? नहीं, एकदम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी है, अगर तो होता कि किसी सोशल मीडिया में या कोई उनके एमपी एमएनए हैं या कोई एनजीओ हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी है तो इसको सीरियस लेना चाहिए। लेकिन अब हम वेट तो नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकली पानी कम हो तो हम एक्शन लें या पानी डाइवर्ट हो जाए तो एक्शन लें। हमें तो अभी से जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो करने हैं और एंडेवर करना है टूवर्ड्स के ये पानी बंद ना हो। और अगर इंडिया टेबल पर नहीं आना चाहता तो हम लॉबिंग करके या किसी न किसी जरिए से इंडिया को टेबल पर लाएं और उससे गुफ्तगू करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जमात अली शाह साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। इंडस वाटर्स ट्रीटीज
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये किसी सोशल मीडिया की धमकी नहीं थी, बल्कि ये भारत के वज़ीर आज़म की धमकी थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो कि पाकिस्तान को पानी मिलता है वो पानी पाकिस्तान का बंद कर देंगे। ये इंतहाई एक संजीदा बात है और इसीलिए पाकिस्तान ने इसके हवाले से कहा है कि जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। क्या अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकता है और कर रहा है? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात को अमेरिका किस नज़र से देख रहा है, जो बातें इब्तिदा में प्रोग्राम में डॉक्टर कमर चीमा कह रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ हैं साजिद तारड़ साहब, मुस्लिम सौद ट्रंप के सरबराह भी हैं, साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस साजिद तारड़ साहब। सबसे पहले तो उमूमी तौर पर बताइएगा कि ये जो पाक भारत इस वक्त टेंशन्स हैं और जो एस्केलेशन हुई है जिसकी जिम्मेदारी ऑफ कोर्स भारत पर है, जिस अंदाज से उन्होंने पहलगाम वाक़े के कुछ ही मिनटों बाद पूरे पाकिस्तान पर हर्जा सरजा सराई शुरू की, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और पाकिस्तान की जानिब से जो तहकीकात की पेशकश है उसको भी उन्होंने एक तरह से अब तक वेलकम नहीं किया है। अमेरिका इसको किस नज़र से देख रहा है या ट्रंप इंतज़ामिया इसको किस नज़र से देख रही है? देखिए, 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप जो है वो आइडियल रिलेशनशिप पहले ही चल रहे थे। वो इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का एक विक्टिम है और उस पर सबसे ज्यादा जो असर था वो अमेरिकन असला जो वो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान अपने इस केस के अंदर बड़ा कामयाबी से वो उनको बावर कराने में कामयाब हो चुका था कि वी आर विक्टिम व्हाट यू हैव क्रिएटेड फॉर अस। मुसलसल पाकिस्तान का प्रेशर था अमेरिका पे और अमेरिका उसको अप्रिशिएट भी करता था। और आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली स्पीच जो कांग्रेस में थी उसमें पाकिस्तान का किस तरीके से शुक्रिया अदा किया। तो एक तो यहां से पाकिस्तान के आइडियल रिलेशनशिप चल रहे थे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जेडी वांस साहब भारत के अंदर मौजूद थे जब ये कश्मीर का वाकया हुआ, लेकिन वो फ्लेयर अप नहीं हुए, एक न्यूट्रल सा बयान देकर वापस आए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि किसी तरीके से वो ग्रीन सिग्नल दे भारत को कि भारत जो है वो रिटेलिएट करे, लेकिन अमेरिका ने उससे इज्तनाब किया क्योंकि वो चाहता है, इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका नहीं चाहता कि तीसरी कोई बड़ी जंग उस खित्ते के अंदर शुरू हो जाए। 2 जंगें इस वक्त दुनिया को लपेट में ले रही हैं, एक गजा है और दूसरा यूक्रेन है। टोटल फोकस इस वक्त अमेरिका की उनकी तरफ है। बार बार भारत को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसको डायलॉग किया जाए, टेबल पर बैठ के बात की जाए। मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस या थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, it was a diplomatic victory in my eyes. Okay. लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि अमेरिका इज ट्राइंग टू बैलेंस द रिलेशनशिप। बिल्कुल वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर मजीद प्रेशर क्रिएट हो। चाइना उस खिते में मेन रोल अदा करता है, चाइना ने अपना डिसाइसिव डिसीजन ले लिया है, लेकिन अमेरिका इज डाउन प्लेइंग इट, जिसको भारत जो है वो समझ रहा है कि दिस इज अ डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट फॉर देम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इज प्लेइंग द वाइज गेम। अच्छा, आप समझते हैं कि अमेरिका वाइज गेम खेल रहा है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत जिस किस्म का ब्लैंक चेक अमेरिका से एक्सपेक्ट करता था वो नहीं मिले, क्योंकि कहीं भी पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने इल्ज़ाम लगाया, कहीं किसी मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, इंक्लूडिंग अमेरिका। बात सिर्फ ये कही, सबने टेररिस्ट के एक्ट को कंडेम किया और भारत जब तक सबूत नहीं सामने लेकर आता, जब तक जाहिर है उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता या उनकी अग्रीमेंट में नहीं आ सकते। तो एक तरह से भारत वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, दे वांटेड एन अनवेवरिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएस। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। मैं समझता हूं भारत इस वजह से डिप्लोमेटिक, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिजेक्ट किया है जो भारत का प्रेशर था, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ जो है वो नहीं सामने लाया जा सका कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस चीज में। और बगैर किसी प्रूफ के अगर देखा जाए तो जितने इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स हैं, जरीदे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने किसी ने भी अभी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया और किया जाना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि अभी इससे कुछ अर्सा पहले जाफर एक्सप्रेस का जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ
पाकिस्तान खुद विक्टिम है जो उस रीजन के अंदर अफगानिस्तान कर रहा है, टीटीपी कर रहा है, और दर हकीकत पाकिस्तान भी ब्लेम करता रहा है कि भारत जो है वो हैज सम काइंड ऑफ अ रोल इन इट, इन बलूचिस्तान, BLA उसके पीछे। तो अभी चीजें वो भी ठंडी नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूं कि इस कश्मीर के इस वाकये की वजह से अब जाफर एक्सप्रेस का भी जो है एक वाकया है, उसका भी जवाब देना होगा। उसके बारे में भी अब पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि उसको टेबल पे रखा जाए और बताया जाए कि वहां पे जो BLA है उनकी सपोर्ट कहां से आ रही है, और वो जो टेररिस्ट वहां आए थे जो उनकी वो किससे कम्युनिकेट कर रहे थे, सैटेलाइट के जरिए। तो एक इस वक्त भारत जो है वो एक कॉर्नर हो चुका है मेरे ख्याल में। लेकिन यहां मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी अमेरिकन, जो जंगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज डूइंग मच बेटर, और इन सर्कमस्टांसेस में अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो मेरे ख्याल में दैट विल नॉट बी फिजिबल फॉर, इट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। मैं समझता हूं डायलॉग होना चाहिए, और पाकिस्तान की पॉलिसी जो उन्होंने कहा है कि हम हर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी फेयर डिप्लोमेटिक एफर्ट मेरे ख्याल में। लेकिन भारत को मैं समझता हूं कि पहले भी जिस तरह वहां पे कहा जाता है ऐसी चीजों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है और उसकी वजह से इस चीज का फायदा उठाया जाना चाहिए था, उनका प्लान था। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया इज नाउ एट डिफेंसिव इंस्टेड ऑफ ऑफेंसिव। और इसके अलावा भी आप नहीं समझते कि आलमी दुनिया को और स्पेशली अमेरिका को अब ये पता है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है। कनाडा में जो कुछ हुआ पूरे शवाहिद के साथ वो सामने लेकर आए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब भारत आंख बंद करके हमेशा इल्जाम लगाएगा पाकिस्तान पर और लोग यकीन करेंगे। मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका जवाब दिया है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है, जिसमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब माजी में अपने पिछले दौर के अंदर भी आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। और इसमें उन्होंने बिल्कुल एक बात के साथ ही भारत का नैरेटिव जो था उसको उन्होंने डिनाउंस किया है कि दिस इज एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड दे नीड टू डायलॉग विद ईच अदर, जिसको पहले माजी में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के आर्बिट्रेशन को रिजेक्ट किया था कि इस बाइलैटरल हम इस चीज को हल ढूंढेंगे, और उसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इशारा किया है कि व्हाई डोंट यू ट्राई टू सिट टुगेदर और इस चीज का हल ढूंढा जाए। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस वक्त इंडिया जो है वो, भारत जो है वो हर फ्रंट से इज लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट, फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, यूनाइटेड नेशंस। बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी जो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम उस करारदाद में रखना चाहता था, वहां से भी उनको दे आर ऑन अ डाउन से। IMF ने रिजेक्ट किया है उनका आइडिया जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की किस्त को डिले किया जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक, और मैं समझता हूं कि दिस इज गुड फॉर द पाकिस्तान इन द फ्यूचर फॉर द पाकिस्तान। और देखिए कि किस हद तक भारत गया है कि IMF से कहता है कि हमारी किस्त डिले कर दी जाए, और हर जगह जाकर के पहले आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, अमेरिका से समझते हैं कि मदद मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल सकी। अब आते हैं जो अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कोर इशू है वो कश्मीर है, और मकबूजा कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज़ इस वक्त भारत कर रहा है बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन ऑफ पहलगाम ऑल्सो, जो ऑपरेशंस वो कंडक्ट कर रहा है, जिस तरह से घर मस्मार कर रहा है, मुसलमानों के साथ वो जो सलूक करता आया है, तो अब क्या वो उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें अमेरिका तैयार होगा, स्पेशली दिस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, माजी में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले पीरियड में आर्बिट्रेशन की ऑफर की थी, जिसको भारत ने बड़े अजीब तरीके से उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन इस दफा मैं समझता हूं कि इस मसले को, इस वाक़े को जितना भारत ने प्रेशर क्रिएट किया है, कश्मीर का मसला उतना ही बड़ा एक उजागर होकर दुनिया के सामने आ चुका है। जिन लोगों को नहीं भी पता था, इस कैंपेन के जरिए उनको पता चल चुका है कि इट्स अ बिग इशू। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान और भारत शुड बोथ sit together, not only अमेरिका, बल्कि मैं समझता हूं चाइना इज अ बॉर्डरिंग कंट्री, उनको भी साथ लेना चाहिए और मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, बजाय कि जंगों की तरफ जाया जाए। 2025 में जंगों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब लोग जंगें अपने नॉलेज के जरिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिसाइल सिस्टम्स और इस तरह दूसरी चीजों से लड़ेंगे आने वाले फ्यूचर में। आपने देखा होगा आज अगर किसी कंट्री का इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो कंट्री लाचार हो जाता है, इकॉनमी उसकी खत्म कर दी जाए तो उससे सारी चीजें रुक जाती हैं। जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं ये कहने की, बताने की कि माओ के बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप हिस्ट्री देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितनी भी जंगें हुई हैं उसके बाद टेबल पर बैठ के डायलॉग किया जाता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इज वर्किंग, जिस तरीके से उन्होंने एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन की हामी भरी है और दुनिया उनके साथ खड़ी है। मेरे ख्याल में अब भारत को भी चाहिए कि डायलॉग के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। ये तो मुझे तो लगता है कि वो जैसे हमारे दीगर गेस्ट जो यहाँ मौजूद थे वो कहते हैं साजिद तारड़ साहब कि इस पहलगाम वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कम्युनिकेशन ट्रैप में फंस गए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउ डोमेस्टिकली ऑन हिम कि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, अब आप एक्ट नहीं कर रहे। तो इस कम्युनिकेशन ट्रैप से निकलने में, कमिटमेंट ट्रैप जो है, इस कमिटमेंट ट्रैप से निकलने में भी उनको मेरे ख्याल से अब बड़ा मसला है। और जो हमारे बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि भारत हमेशा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करके करवाता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता, और इस मर्तबा भी वो ये चाह रहा है कि कोई और आकर के, यानी कोई और तीसरा मुल्क आकर के वो किसी तरह से इस मामले को अब डिफ्यूज करे। बिल्कुल इस वक्त बड़ा मुश्किल है, दे आर इन अ ट्रैप, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी कमिटमेंट ट्रैप में फंसे हैं। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि इस ट्रैप से किस तरह निकला जाए। अगले दिन वहां पे जो कंसेंसस शुरू हुए, सेंसस जो मर्दमशुमारी है उसमें कास्ट की वजह से वहां पे इशू है। अभी तक आपने देखा होगा कि मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैजंट गॉन टू कश्मीर येट, मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक वो अपने जो 26 लोगों के लवाहकीन हैं उनसे नहीं मिले, और भारतीय मीडिया उसको क्रिटिसाइज कर रहा है किस तरीके से वो मुंबई में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो जाकर बिजी हुए। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैप से निकला जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप कई दफा एक चीज को इतना उजागर, एक इतना सेंटीमेंट इतने जज्बाती कर देते हैं कि उसके बगैर अब हल मौजूद नहीं होता उसका। लेकिन इट्स दे आर इन अ बिग क्राइसिस। और दूसरा आपने देखा होगा कि पिछली दफा पिछले इलेक्शन में भी मोदी साहब was not able to get a proper majority। अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है वहां पे, और इस वक्त मोदी साहब उनकी पॉपुलैरिटी इज इन डिक्लाइन, और बल्कि पाकिस्तान के लिए ये खतरा भी हो सकता है कि उस अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कोई नया तजर्बा किया जाए। आई होप नॉट। लेकिन भारत जो है इस वक्त दे आर इन ट्रबल, उनका जो गवर्नमेंट है इज इन ट्रबल, सेंटीमेंट्स आर इन ट्रबल। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मैं समझ रहा हूँ कि अब डिफ्यूज होने का एक चीज का एक टाइम होता है, मेरा ख्याल है वो टाइम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लिकिंग डाउन, जज्बात भी कम होते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में और मजीद सवालात उनके अपने भारत के अंदर अब उन पर उठाए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब टाइम इतना हो गया कि इसके बाद और सवाल उठ रहे हैं, बजाय ये कि वो उन पर यकीन किया जाता। बेहद शुक्रिया साजिद तारड़ साहब फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। भारत को वो क्लीन चिट ना मिल सकी, वो ब्लैंक चेक जिसके वो बहुत ज़्यादा दावेदार भी थे और समझते थे कि अमेरिका उन्हें देगा, वो भी ना मिल सका। जैसे साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं, हमारे दीगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को सिफारती लेवल पे भी हर तरह से पाकिस्तान को ब्लॉक करने के हवाले से बड़ी सुबकी हुई है। अभी भी वक्त है कि मोदी सरकार तहकीकाती कमीशन की इस ऑफ़र को बिल्कुल एक्सेप्ट करे, ताकि जो भी वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने किया है तो फिर शवाहिद भी सामने लाएं और गैर जानिबदार तहकीकात के ज़रिए साबित भी करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।